नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने में थोड़ी सी देर हुई क्योंकि हमारे प्रेस के ठीक सामने बीजेपी का ऑफिस है। वहां से आज भाजपा के रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम वार्डों के उम्मीदवार एक साथ निकले थे नामांकन दाखिल करने के लिए। म्यूनिसिपल का चुनाव हो रहा है, बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है। छोटे छोटे से वार्ड रहते हैं, 8,000, 10,000, 12, 15,000 ऐसे वोटर रहते हैं। ऐसे चुनाव में कांग्रेस भाजपा ये दो बड़ी पार्टियां तो है ही, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और भी कुछ पार्टियां होंगी। आम आदमी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव के समय तो धोखा दे दिया था जनता को। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने आकर शायद बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर ऐसा 2-3 जगह चुनावी सभा लेकर कहा था पूरी 90 सीटों पे उम्मीदवार खड़े करेंगे। न पूरे सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए, कुछ 30-40 सीटों पे खड़े किए और उनको भी नहीं लड़वाया ढंग से। केजरीवाल शायद चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए थे यहाँ पे, जनता को एकदम साफ साफ धोखा दिया था। लेकिन इस बार कैंडिडेट उनके खड़े हुए हैं, तो हो सकता है 2 से ज़्यादा कैंडिडेट भी किसी जगह पर हों। मैं क्यों आया हूं आज आपके सामने? अभी तो सारे कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं, मतदान को भी कुछ दिन बाकी हैं। आपको ध्यान होगा मैंने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव को लेकर यहीं से इस कैमरे के सामने एक बात कही थी, जब ये बात जोर शोर से चल रही थी कि जिन पुरुषों के वार्ड महिला आरक्षित हो गए हैं वो अपनी पत्नियों को वहां से चुनाव लड़वाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसा हुआ भी होगा कहीं कहीं पर, अभी मैंने सारी लिस्टें देखी नहीं हैं। लेकिन मैं एक मोटे तौर पे एक बात कहने आया हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कहीं पे भी आप वोट डाल रहे हैं, क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? एक बात को समझने की ज़रूरत है। देश और प्रदेश को चलाने वाली सरकारें जो हैं वहाँ पर तो विचारधारा की एक अधिक बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जो म्यूनिसिपल और पंचायत चलाने की बात है इसमें विचारधारा का उतना बड़ा रोल नहीं रहता। रोल इस बात का रहता है कि जिन लोगों को आप वोट दे रहे हैं वो सचमुच ईमानदार रहें, मेहनती रहें, अच्छे से काम करें। कुछ एक मेयर कभी कभी ऐसे हुए भी हैं, कुछ एक पार्षद भी ऐसे हुए हैं जो ईमानदार रहे हैं, जिन्होंने गलत काम रोके हैं, किए नहीं हैं। ऐसे भी लोग रहे हैं, कम रहे हैं लेकिन रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? पिछली बार तो मैंने कहा था कि जो अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाए ऐसे लोगों को हराने की पूरी कोशिश करें। मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ। मेरा अभी भी वही कहना है कि जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाई है उन रिश्तेदार उम्मीदवार को हराइए, ताकि लोगों को पता लगे किसी भी पार्टी के कुनबा परस्त हों, ये कुनबा परस्ती नहीं चलेगी। किसी पार्टी में अगर महिलाएं बरसों से काम कर रही हैं तो उन महिलाओं में से किसी को टिकट देनी चाहिए। हर पार्टी को अपनी सक्रिय महिला कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी बड़े नेता की पत्नी को टिकट देने के। बहुत सारी म्यूनिसिपल हैं, बहुत सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, लंबी लिस्ट है। हो सकता है दोनों पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दी हो। तो मेरी सलाह वोटरों को यही है कि ऐसे लोगों को छांट छांट कर हराए, जो कि किसी नेता की पत्नी होने के नाते जिसको टिकट दी गई है और जो खुद सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रही हैं। नाम दिखाने के लिए पार्टी की मेंबर बन गई हो 10 साल पहले से, उससे फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ 2 ही पार्टियों की राजनीति वाला प्रदेश है और यहाँ पे बहुत महिलाएं हैं दोनों पार्टियों में। तो पहला तो वोटरों से मेरी ये अपील है कि कुनबा परस्ती को हरा दीजिए। जिसने भी टिकट दिलाई हो, बेटे को, बहू को, जिसको भी टिकट दिलाई हो उसको हरा दीजिए एक बार। अरे पार्टी के दूसरे लोगों को भी मौका दो। तुम खुद इतने बार रह लिए बड़ी बड़ी कुर्सी पे, ओहदे पे, अभी भी जी नहीं भरा। इंदिरा गांधी को इसी बात के लिए कोसा जाता था, जब गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह हुआ तो कहा जाता था इंदिरा जी की अंतिम इच्छा मेरे बाद मेरा बच्चा। तो लोग गाय और बछड़ा के चुनाव चिन्ह को इंदिरा और संजय गांधी ऐसा मान के चलते थे।
और इंदिरा गांधी की आलोचना होती थी। आज तो मैं देखता हूँ कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बसपा हो, मायावती को कौन मिला अपने बाद अपना राजनीतिक वारिस बनाने के लिए? अपना भतीजा मिला। ममता बनर्जी को कौन मिला? अपने बाद अपना भतीजा मिला। फारूक अब्दुल्ला को कौन मिला? अपना बेटा मिला। मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी बेटी मिली। पंजाब में अकाली दल के बादल परिवार जो है अपने बाद अपना बच्चा बहू, यही चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में आप देखेंगे ठाकरे परिवार, वही एक के बाद एक अब तीसरी पीढ़ी है। हम चंद्रा बाबू को देख लें तो एनटीआर उनके ससुर हुआ करते थे। हम जयललिता को देख लें तो जयललिता के अपने पार्टी के गुरु एमजीआर के साथ जो संबंध थे वो तमाम लोग जानते हैं क्या संबंध थे। बहुत प्रेम संबंध थे दोनों में। तो एमजीआर की पार्टी को जयललिता ही मिली। तो ऐसा तमाम, वही तमिलनाडु का दूसरा परिवार देखें तो स्टालिन का परिवार, बाप की विरासत स्टालिन को अब स्टालिन के बेटे जो हैं वो भी आ गए हैं। ऐसा सब जगह, इधर कहीं जगन मोहन रेड्डी आ गए हैं, कहीं कोई आ गए हैं, चारों तरफ यही चल रहा है। तो कुनबा परस्ती को नीचे से परास्त करना शुरू करना चाहिए। मुझको लगता है कि जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर उनके इलाके में चुनाव होने वाला है तो मैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव और पूर्वाग्रह के, मेरी कोई विचारधारा यहाँ पे काम नहीं आ रही है, केवल एक ही बात काम आ रही है कि कुनबा परस्ती को एक बार हरा दीजिए। अगर पूरे प्रदेश में 100 लोग ऐसे हार जाएंगे, वार्ड में मिलाकर भी, तो भी हिल जाएंगे लोग, नेताओं को अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं तमाम पार्टियों के आम कार्यकर्ताओं को ये एक रास्ता सुझा रहा हूँ कि अगर आपको अपनी पार्टी में अपना कोई भी भविष्य बनाना है तो आप अपनी पार्टी, पराय पार्टी, जिस पार्टी के भी हों, कुनबा परस्त लोगों को हराइए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, उनको हराइए। तभी आम कार्यकर्ता की इज्जत किसी पार्टी में बढ़ेगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है आम जनता से, ये तो कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, आम जनता को भी चाहिए, ये ऐसा मौका है कि 2 बड़ी पार्टी, 3 बड़ी पार्टी, राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टी, केवल इसके चक्कर में मत पड़िए। लोकल बॉडी के इलेक्शन है, म्यूनिसिपल के, वार्ड के इलेक्शन है। आपके वार्ड में कौन काम करवाए, कौन सफाई पे ध्यान दे, कौन नाली बनवाए, कौन वहाँ लाइट बदलवाए खराब हो जाने पर, इसके लिए आपको एक अच्छे, ईमानदार, मेहनती और काबिल की ज़रूरत है। इसमें पार्टी की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। इस धारणा से बाहर आ जाइए कि आपको ये 2 या 3 चुनाव चिन्ह में से किसी एक को चुनना है। हो सकता है कोई ऐसा निर्दलीय जो हो, आपके सामने गिलहरी छाप या गंगा इमली छाप या कोई सा भी चुनाव आयोग का जो छाप है उसको लेके मैदान में हो। आप काबिल, ईमानदार, मेहनती, अच्छी साख वाले को वोट दीजिए। ये मत सोचिए कि जीत सकेगा कि हार सकेगा। ये भी मत सोचिए कि आपका वोट बेकार चले जाएगा। कोई वोट बेकार नहीं जाता। अगर आपके दिए हुए वोट से जीत और हार तय नहीं भी होती है तो भी आपके दिए हुए वोट से एक ईमानदार, काबिल और मेहनती की साख तय होती है। लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जैसा आदमी 20 वोट कुल पाया, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि 250 वोट तो उसको मिले थे। तो जो आपको अच्छा लगे उम्मीदवार, पार्टी से परे जाकर अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए। अच्छे उम्मीदवार, जिसकी साख अच्छी हो, ईमानदार हो, जो आपसे बात प्रेम से करते हो, ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए। तीसरी बात यह है, इसको कभी भी मत भूलिएगा कि बहुत सारे चुनाव जो हैं वार्ड के 25, 50, 100, शायद और भी कम वोटों से भी लोग जीतते हारते हैं। अगर आपने अच्छे शरीफ इंसान को वोट दिए, 200 वोट भी दिए, 100 वोट भी दिए, तो हो सकता है इन वोटों से एक गलत व्यक्ति जीतने से रह जाए और एक अच्छा व्यक्ति जीत जाए। अपने वोट की कीमत को कभी कम मत आंकिए। कभी ये मत आंकिए कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, उनमें से कोई जीतेंगे, मैं अपना वोट क्यों खराब करूं। आप तो चुनाव आयोग ने एक नोटा का इंतजाम भी किया है।
अगर आपके वार्ड से, शहर से, कस्बे से अगर दोनों ही दुष्ट और भ्रष्ट हैं, मान लीजिए दो बड़े लोग हैं, बड़े कैंडिडेट, दोनों ही दुष्ट और भ्रष्ट हैं, तो आप नोटा में वोट दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं नोटा में वोट बर्बाद हो रहा है तो लिस्ट को देखिए। वार्ड का चुनाव बड़ा छोटा रहता है, आप उनमें से हर कैंडिडेट को करीब करीब जानते हैं। जो उसमें आपको शरीफ और ईमानदार दिखे उसको वोट दीजिए। मैं अभी देख रहा था, एक नाम देख रहा था छत्तीसगढ़ के एक शहर का, उसको इन दो बड़ी पार्टियों से परे किसी ने कैंडिडेट बनाया है। मैं प्रचार करना नहीं चाहता। इन दो बड़ी पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से परे किसी ने एक शहर में नगर निगम में चुनाव में मेयर का कैंडिडेट बनाया है। अच्छा, काबिल और शरीफ कैंडिडेट है, आदमी है औरत है, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं कोई प्रचार करना नहीं चाहता, कोई क्लू देना नहीं चाहता। मैं अगर वहाँ का वोटर रहता तो मैं एक तीसरे को वोट देता, तीसरे कैंडिडेट को, ना कांग्रेस को ना भाजपा को। तो इसको भी ध्यान रखिए कि कोई तीसरी, चौथी, पांचवी पार्टी ज़्यादा अच्छी है क्या? क्या आपके वार्ड में जो लड़ रहे हैं उनमें कोई निर्दलीय अच्छे हैं जिनका व्यवहार अच्छा है, मुसीबत में काम आते हैं? किसी को इतना बड़ा दादा भी मत बनने दीजिए कि 2 बार 3 बार 4 बार से वही पार्षद बन रहे हैं। अब उनकी एक किस्म से बपौती कायम हो गई है, वार्ड उनकी जागीर बन गई है। ऐसा भी ताकतवर किसी को मत होने दीजिए। नए नए लोगों को मौका दीजिए। आप अमेरिका देखिए, आज वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खूब चर्चा में हैं। वो 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। जितना भी अच्छा या बुरा काम है उनके लिए उनके पास यही 4 साल हैं। अमेरिका के संविधान में इंतजाम है कि 4 साल के 2 कार्यकाल के बाद, यानी कुल 8 साल के कार्यकाल के बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई सरकारी ओहदे पर नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में भी संसद से लेकर पंच तक ऐसा ही, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक यही इंतजाम रहना चाहिए, 2 कार्यकाल। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए लीडर जो हैं ये उभरेंगे, पैदा होंगे, खड़े होंगे और देश की तस्वीर कुछ और होगी। खैर, वो एक बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको कम से कम आपके वार्ड के लिए, आपके शहर के लिए ये बतलाना चाहता हूँ कि चाहे कानूनी कोई रोक हो या ना हो, ये तो आपकी मर्जी पे है कि आप किसको वोट देते हैं। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, 2 कार्यकाल के बाद आप वोट देना बंद कर दीजिए, आप देखेंगे देश की राजनीति बदल जाएगी। चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे खड़गे हों, चाहे बृजमोहन हो, चाहे कोई हो, 2 कार्यकाल के बाद आप वोट देना बंद कर दीजिए उनको। आप देखेंगे राजनीति में एक नई ताजगी आएगी। फिलहाल तो संसद और विधानसभा के चुनाव सामने नहीं है, अभी तो वार्ड के चुनाव सामने हैं और कुछ समय बाद पंचायतों के चुनाव सामने आएंगे। तो एक पैमाना आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिनको 2 बार आप जिता चुके हैं, जो 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, अब किसी और को भी मौका दिया जाए। 140 करोड़ आबादी है देश की। छत्तीसगढ़ में भी 1,60,000 के करीब शायद पंच रहने वाले हैं, आबादी 3.25 करोड़ है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि नए को मौका कैसे दिया जाए, ये जनता दे सकती है मौका। जिस पार्टी ने नए को दिया है टिकट उसके बारे में सोच सकते हैं, कोई निर्दलीय है उसके बारे में सोच सकते हैं, शरीफ है उसके बारे में सोच सकते हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि किसी महिला आरक्षित सीट जो नहीं है, साधारण सीट है जहां पुरुष को भी मिल सकता है, वहां अगर किसी महिला को दी गई है टिकट किसी भी पार्टी से, तो उसके ऊपर आपको खास गौर करना चाहिए महिला को मौका देने के लिए। जो आरक्षण है वो तो है ही। तो मैं आपके सामने कुछ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उसके ऊपर आप सोचिएगा। मेरी सलाह यह है कि कुनबा परस्ती को खत्म कर दीजिए भारत की राजनीति से। कई लोगों को बुरा लग सकता है, मेरे कुछ एक दोस्त हैं उनके परिवार राजनीति में हैं, उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी तो इस बार के म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव के बारे में यही कह रहा हूं कि ये स्थानीय चुनाव है, इनमें एक ही कुनबे के राज को मत चलने दीजिए।
अगले चुनाव जब आएंगे विधानसभा लोकसभा के, तब हम उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव में कुनबों को हराइए, ये मेरा पहला सुझाव ये है। दूसरा ये है कि अगर किसी भी दुष्ट और भ्रष्ट को दिया गया है, चाहे वो आपकी अपनी पार्टी का हो, पार्टी के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं रखनी चाहिए जो कि लोकतंत्र की निष्ठा से ऊपर हो, जो इंसानियत की निष्ठा से ऊपर हो। सार्वजनिक जीवन में अच्छे मूल्य कायम रहें, इसलिए अपनी खुद की पार्टी के भी बुरे लोगों को हराइए। पार्टी को अकल ठिकाने आए कि बुरे लोगों को टिकट न दे, अगली बार बुरे लोग नहीं जीत सकते। ये अकल सिखाइए अपनी पार्टी को। आप अपने पार्टी के प्रति वफादार रहिए। वफादार होने का मतलब वोट देना नहीं रहता है। वफादार होने का मतलब रहता है अपनी पार्टी को सही पटरी पर बनाए रखना। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, अगर किसी भी राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टी के मुकाबले अगर कोई निर्दलीय, अगर ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आप वार्ड के चुनाव में ऐसे लोगों को भी जिताइए। ये लोग गिरोहबंदी से बचेंगे ऊपर जाकर। ये मत समझिएगा ये बिक जाएंगे। बिकने के लिए तो तमाम पार्टियों के लोग बिकते हैं, कोई भी बिकेंगे कहीं। निर्दलीय को आप जिताइए ताकि बड़ी बड़ी पार्टियां असमंजस में रहें कि यहाँ क्या गलती हो गई थी इस वार्ड में, इस शहर में, कि एक निर्दलीय को लोगों ने जिता दिया। सोच के देखिएगा। आपको राजनीति को साफ करना है। मैं किसी पार्टी के सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एक पैमानों पर आपको सुझाव दे रहा हूँ कि अगर हमको लोकतंत्र साफ करना है, राजनीति साफ करनी है, तो हमको बुरे लोगों को हराना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हों। कुनबा परस्त को हराइए, दुष्ट और भ्रष्ट को हराइए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर अच्छे हैं, शरीफ, काबिल, मेहनती, मिलनसार हैं, उनको जिताइए। ऐसा करके देखिए, पूरी राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। आपका एक वोट जो है ना, आप अपने एक वोट की फिक्र पहले कीजिए। ये तय कर लीजिए कि मैं कुनबे को वोट नहीं दूंगा, भ्रष्ट दुष्ट को वोट नहीं दूंगा, ऐसे तय कर लीजिए, या दूंगी। ऐसा तय करने के बाद आप दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके ऊपर भी असर डाल सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें पोस्ट कर सकते हैं। आजकल लोग ध्यान से सुनते हैं। आप चाहें तो ऐसा एक संदेश बनाकर, या आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक आप तमाम वोटरों तक भेज सकते हैं जो जो आपके पहचान के हैं, कि सुनो तो जरा ये आदमी सही गलत क्या बोल रहा है, ये कह रहा है किसको किसको वोट नहीं देना चाहिए। थोड़ा सुन के देखो इसको, इसकी बात में कोई दम है क्या, क्या इससे लोकतंत्र का कुछ भला होगा। पूछ के देखिएगा आसपास के लोगों को। तो मैं बहुत अधिक बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी चुनाव प्रचार चलेगा, हो सकता है एक आध बार मैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी यहाँ बात करने के लिए बैठे भी आपके सामने। फिलहाल मैं केवल ये छोटी सी अपील करने आया हूँ, कमर कस के रहिए, कुछ लोगों को वोट नहीं देना है। मैं आपको एक दूसरी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं 2000 में ब्रिटेन गया, वहाँ कुछ दिन रहा, तो वहाँ मुझको एक दिलचस्प बात पता लगी कि जब वहाँ म्यूनिसिपल के चुनाव होते हैं, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते हैं, तो जो विदेशी नागरिक मेरे किस्म के जो केवल वीज़ा लेके वहाँ गए हुए हैं, अगर वहाँ रहते 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो लोकल बॉडी के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, म्यूनिसिपल के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, अपना नाम मतदाता सूची में लिखवा सकते हैं। पार्लियामेंट के लिए नहीं, लेकिन म्यूनिसिपल के चुनाव के लिए। हमसे ज़्यादा परिपक्व दिख रहा है लोकतंत्र मुझको। उनका मानना है कि अगर आप 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं तो आपका हक है स्थानीय संस्था के लिए अच्छे कैंडिडेट को चुनना, तो वो आपको वोटर लिस्ट में जोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा इंतजाम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। लेकिन देखिए, वो विदेशी को भी मौका देते हैं अपने म्यूनिसिपल के कैंडिडेट को चुनने का, कि आप बतलाइए हमारे कैंडिडेट में से ज़्यादा अच्छे कौन हैं। हम कम से कम अपनी जिम्मेदारी खुद तो निभाएं। हम अपने शहर, अपने वार्ड के लोगों को चुन के बतलाएं कि हम अच्छे लोगों को चुन सकते हैं। मैं कोई पार्टी वार्टी इसमें नहीं मानता, किसी पार्टी का समर्थक विरोधी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल अच्छे लोगों का हिमायती हूँ।
आपसे भी अपील यही है कि अपने वार्ड, अपने शहर, कस्बे, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जहां भी आपको चुनना है अच्छे लोगों को चुनिए। पार्टी वार्टी सब जाए भाड़ में, अच्छे लोगों को चुनिए। कुनबा परस्त को हराइए, दुष्ट और भ्रष्ट को हराइए। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप राजनीति को साफ सुथरा कर लेंगे। सोच के देखिएगा। अगर मेरी बात आपको सुनने लायक लगी है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है आपका, अपने दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है उनको भी इससे सोचने का कुछ मौका मिले। और मैं एक बात बताऊं आपको, अगर ये चर्चा बढ़ जाएगी तो राजनीतिक दलों की नींद हराम हो जाएगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, चुनाव प्रचार की गाड़ियां अभी सड़कों पे और बढ़ जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस अभी जांच पड़ताल थोड़ा कम कर पाएगी क्योंकि चुनावी हलचल ज़्यादा रहेगी। ऐसे में आपको ही अपने सिर की हिफाजत करनी है। पुलिस अभी एक पखवाड़े नहीं कर पाएगी आपके सिर की हिफाजत। उसके बाद में फिर प्रति चालान 500-1000 रुपया लेकर आपके सिर के भीतर वो बुद्धि डालने की कोशिश करेगी कि हेलमेट लगा लो। तब तक आप खुद हेलमेट लगा लीजिए। अगर मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो और पीछे बैठे हैं तो। मैं रोज़ सवेरे, दोपहर, शाम, रात 4 बार कम से कम रायपुर की सड़कों पर देखता हूँ। एक एक मोटरसाइकिल पर 4-4 बालिग लोग लदे हुए चलते हैं। मैं सोचता हूँ अगर चारों ने हेलमेट लगाया होता तो 4 वहाँ फिट भी नहीं बैठ सकते थे। उनके सिर से काफ़ी ज़्यादा जगह लगती है हेलमेट के साथ फिट आने में। कम से कम एक हाथ की ज़िंदगी तो बच जाती है उसमें से कोई हादसा होने पे। हेलमेट लगा कर चलिए। बिना हेलमेट लगाकर चलने में कोई शान नहीं है। बिना हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर चलते हुए आप अपने आप को महज गैर जिम्मेदार, लापरवाह और बेवकूफ़ साबित करते हैं। आखिरी का शब्द ध्यान से सुनिएगा। अगर दुपहिए पर चलते हुए आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आप परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। अपने घर के लोगों का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। फिर मिलेंगे।